Hello everyone, welcome to ITLS Academy। हमारे लेक्चर का टॉपिक है फॉरेन बॉडी कंट्रोल्स। तो चलिए सबसे पहले हम देखने वाले हैं फॉरेन बॉडी कंट्रोल्स क्या होते हैं और किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करते हैं। प्रिंसिपल: The protection of food against contamination with foreign bodies requires the use of hazard analysis critical control point to identify potential sources with assessment of the types of foreign bodies associated with them and their degree of seriousness। फॉरेन बॉडी कंट्रोल्स का मतलब होता है कि जो फूड है, जिस फूड को मैन्युफैक्चर किया गया है, उसको किसी भी बाहर से आने वाले कंटेमिनेशन कॉजिंग जो फॉरेन बॉडीज़ हैं या कह सकते हैं पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनसे बचाना। अब उनसे बचाने के लिए एक पॉइंट बनाया गया है, एक सिस्टम बनाया गया है जिसको कि हम बोलते हैं HACCP, दैट इज़ हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। इसका वर्क होता है कि ये पोटेंशियल सोर्सेज, दैट इज़ जहाँ से कंटेमिनेशन आ सकता है, फॉरेन बॉडीज़ आ सकती हैं, उनको आइडेंटिफाई करता है कि किस टाइप की जो फॉरेन बॉडीज़ आ रही हैं वो किस टाइप की हैं, और इसके अलावा उनसे किस टाइप की डिसीज़ हो सकती है, कितनी सीरियस हैं और कितना ज़्यादा हार्म वो पहुंचा सकती हैं। Preventive methods are progressively applied at various points in the process flow। जो प्रोसेसिंग हो रही होती है प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग की, उसमें प्रिवेंटिव मेजर्स जगह जगह पे अप्लाई किया जाते हैं, जगह जगह पे बहुत सारे पॉइंट्स पे, ताकि हर स्टेप पे चेक किया जा सके कि कहीं पे कोई कंटेमिनेशन या कहीं पे कोई फॉरेन बॉडी तो इंटर नहीं हुई है। प्रोसेस फ्लो में क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग है, पैकेजिंग है, स्टोरेज है, डिस्ट्रीब्यूशन है। इन सारे स्टेप्स पे चेक किया जाता है कि कोई भी फॉरेन बॉडी तो इंटर नहीं हो रही है, किसी प्रकार का कोई कंटेमिनेशन तो नहीं हो रहा है, ताकि मिनिमाइज किया जा सके रिस्क ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फॉरेन बॉडीज इन द प्रोडक्ट, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि जो प्रोडक्ट जो कंज्यूमर्स तक पहुंच रहा है, जो सोसाइटी में प्रोडक्ट पहुंच रहा है, उसमें फॉरेन बॉडीज़ या कोई भी डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क को मिनिमाइज किया जा सके। द मेजर एम्फेसिस मस्ट ऑलवेज बी प्रिवेंशन। सबसे ज़्यादा कोशिश की जानी चाहिए कि इसको रोका जाए। अगर रोका नहीं जा सकता है तब अगला ऑप्शन आता है कि उसको कम किया जाए। सबसे पहले तो यही एम्फेसिस होना चाहिए, यही कोशिश होनी चाहिए कि उसका प्रिवेंशन किया जा सके। फॉरेन बॉडी कंट्रोल प्रोसीजर्स आर अ की प्री-रिक्विसाइट टू इंश्योरिंग गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। जो फूड प्रोडक्शन हो रहा है उसमें ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है ताकि फॉरेन बॉडीज़ को कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि अगर किसी भी स्टेप पे फूड में फॉरेन बॉडीज़ पहुंचती हैं तो ये हार्मफुल होंगी कंज्यूमर्स के लिए, सोसाइटी के लिए, और इवन जो मैन्युफैक्चरर कंपनी है उसके लिए, उसकी रेपुटेशन के लिए। सोर्सेस ऑफ फॉरेन बॉडीज़, कहाँ से आती हैं ये फॉरेन बॉडीज़? It is convenient for practical control to divide sources of foreign bodies into those external to the manufacturing plant and those within the plant and premise। सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है? सोर्सेस क्या हो सकते हैं? जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वहाँ से आ सकते हैं, उसके बाहर से आ सकते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहाँ पे है, प्लांट्स है वहाँ से आ सकते हैं। तो फॉरेन बॉडीज़ का सोर्स बहुत ब्रॉड होता है, वो कहीं से भी आ सकते हैं।
Incoming materials and their packaging originating from external sources then immediately become potential internal sources as they enter the manufacturing premise. होता क्या है, जो भी मटेरियल बाहर से आ रहा है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रही है, उसके लिए मटेरियल आ रहा है, उस मटेरियल के साथ में उसकी पैकेजिंग के साथ में कोई भी फॉरेन बॉडी आ सकती है। तो पहले तो वो एक्सटर्नल रहती है, लेकिन जब वो आ गई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आ गई जहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है, फिर तो वो इंटरनल सोर्स हो जाती है, क्योंकि अब वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर आ चुकी है। इसीलिए ये भी एक सोर्स हो जाता है कि जो प्रोडक्ट आ रहा है उसे बनाने के लिए वो ही फॉरेन बॉडीज को लेके आ रहा है। External sources are frequently associated with characteristic contaminants such as pest predators on fruits and vegetables or parasite in animals. जो external sources क्या होते हैं, वो हो सकते हैं पेस्ट प्रेडेटर्स हो सकते हैं, जैसे कि जो कि फ्रूट्स पे फीड करते हैं, वेजिटेबल्स पे फीड करते हैं, एज वेल एज ये एनिमल्स से भी आ सकते हैं। Food risk assessment approaches such as hazard analysis critical control point should be used to assess each incoming material. अब इनसे बचने के लिए क्या होता है, फूड सेफ्टी रिस्क असेसमेंट प्रोसेस होती है। इसके बारे में भी हम पूरा लेक्चर पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, वो वाला भी वीडियो आपको सेम प्लेलिस्ट में ही मिलेगा, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से कनेक्ट कर पाएँ। तो ये जो फूड सेफ्टी रिस्क असेसमेंट प्रोसेसेस होती हैं, ये इसीलिए होती हैं ताकि जो भी मैटर आ रहा है ये उसको आइडेंटिफाई कर पाएँ। टू आइडेंटिफाई दी पोटेंशियल फूड सेफ्टी हज़ार्ड, जो भी मटेरियल आ रहा है वो फूड के लिए कितना हार्मफुल है, एसोसिएटेड विद इट एंड इट्स पैकेजिंग। इतना ही नहीं कि वो उस मटेरियल को चेक करेंगी, मटेरियल की जो पैकेजिंग है उससे भी तो कोई कंटेमिनेशन नहीं आ रहा है, ये भी चेक करना, ये भी आता है फूड सेफ्टी रिस्क असेसमेंट में। और इसके लिए हैज़ार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स बनाए जाते हैं एंड द अप्रोप्रिएट एक्शन नेसेसरी टू मिनिमाइज दिस इफेक्ट। बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इसके लिए प्रॉपर एक्शन लिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन इफ़ेक्ट्स को मिनिमाइज किया जा सके, और बहुत ही अच्छा होगा अगर इसे प्रिवेंट किया जा सके। तो चलिए अब देखते हैं क्या कर सकते हैं इसके प्रिवेंशन के लिए। Preventive concept should be considered in the design of the plant, equipment and buildings and their maintenance. प्रिवेंशन किस तरीके से होगा, इसके लिए सबसे पहले जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बन रहा है उसकी डिज़ाइन कैसी होनी चाहिए ताकि कम से कम कोई भी कंटेमिनेशन हो जाए, या फिर जो इक्विपमेंट्स यूज़ होंगे, जो बिल्डिंग होगी कैसी होनी चाहिए, उसका मेंटेनेंस किस तरीके से होना चाहिए, इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रख के कुछ हद तक प्रिवेंट किया जा सकता है। इसके अलावा द मैनेजमेंट ऑफ नॉन कन्फॉर्मिंग मटेरियल्स, जो नॉन कन्फॉर्मिंग मटेरियल्स हैं उनका भी प्रॉपर मैनेजमेंट करके रिकवर्ड और रीवर्क प्रोडक्ट। नेक्स्ट आता है पर्सनल ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट, जो लोग वहाँ पे इन्वॉल्व हैं प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए एंड प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, तब भी कुछ हद तक प्रिवेंट किया जा सकता है इस होने वाले हैज़ार्ड को। नेक्स्ट है हाउसकीपिंग एंड जनरल हाइजीन। हाइजीन भी प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर हाउसकीपिंग होनी चाहिए ताकि हैज़ार्ड को कम किया जा सके, कोई भी फॉरेन बॉडी के एंट्रेंस को कम किया जा सके। एंड लास्ट आता है प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग। पैकेजिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द प्रिवेंशन ऑफ फॉरेन बॉडी एंट्रेंस। All plants, equipment and buildings should be inspected regularly to ensure that nothing has deteriorated. कोई
जो प्लांट होते हैं जहाँ पे प्रॉपर फॉर्मेशन हो रहा है प्रोडक्ट का, वहाँ पे जितने भी इक्विपमेंट हैं, जो भी बिल्डिंग्स हैं, उनका रेगुलर चेकअप होना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे इंस्पेक्शन करना चाहिए, ताकि ये पता चलता रहे कि कोई ऐसा काम तो नहीं हो रहा है जिससे कि आगे चल के खतरा पैदा हो रहा है, या फिर बिकम डर्टी और बिकम डिटैच, कोई चीज़ डर्टी हो जा रही है या फिर डिटैच हो रही है जैसे वो होनी चाहिए वैसे नहीं है, और इज़ लाइकली टू डू सो, या फिर ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा हो सकता है, इन सब चीज़ों को बहुत ही ध्यान में रखना चाहिए। एंड देयर बाई क्रिएट अ रिस्क ऑफ फिजिकल कंटेमिनेशन ऑफ अ प्रोडक्ट, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं ये फिजिकल कंटेमिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं और प्रोडक्ट को कंटेमिनेट कर सकती हैं। Many preventive measures such as training, sanitation procedures, etc., implemented as part of good manufacturing practice program are effective to address not only biological hazards but also chemical and physical hazards. बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं जो कि इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर सैनिटाइजेशन होना चाहिए, और ये सारे पार्ट होते हैं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस प्रोग्राम के। और ये न सिर्फ बायोलॉजिकल हैजार्ड, ये केमिकल और फिजिकल हैजार्ड से भी बचाते हैं, प्रिवेंशन में मदद करते हैं। A risk assessment must be undertaken to identify in which area of the manufacturing site and at which stage of the manufacturing process personnel could present a contamination risk of the product. एक रिस्क असेसमेंट प्रोसेस पहले से ही होनी चाहिए ताकि उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया जा सके जहाँ पे खतरा हो सकता है कंटेमिनेशन का। इसके अलावा जो लोग वहाँ पे इन्वॉल्व हैं प्रोसेसिंग में, वो कंटेमिनेशन क्रिएट कर सकते हैं, उनके द्वारा कंटेमिनेशन प्रोडक्ट में हो सकता है, तो इसके लिए पहले से ही रिस्क असेसमेंट लिया जाना चाहिए। In areas where personals are deemed of risk of the product, they must be issued with suitable protective clothing which is designated to prevent physical contamination. जो भी लोग वहाँ पे इन्वॉल्व हैं प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उनको प्रॉपर प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग देनी चाहिए। जैसे कि अगर अभी रिसेंटली बात करें तो जो चल रहा है कोरोना वायरस का, उसमें प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग होती है, पीपीई किट होती है, कुछ उसी तरीके से प्रोटेक्शन के लिए दिया जाता है। जहाँ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहाँ पर भी जो लोग वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल कंटेमिनेशन को वहाँ पे रोका जा सके। All wristwatches, jewelry and bracelets should be prohibited. जो घड़ी है, कलाई घड़ी है, ज्वेलरी है, ब्रेसलेट है, इन सारी चीज़ों के लिए रोक होनी चाहिए क्योंकि ये कंटेमिनेशन का सोर्स हो सकते हैं। प्लान वेडिंग रिंग्स और वेडिंग रिस्ट बैंड्स एंड सिक्योर स्लीपर कंटिन्यूअस लूप ईयररिंग्स are possible exceptions if control procedures have been developed to manage these items effectively within the production area. कुछ चीज़ों में छूट दी जा सकती है, जैसे कि वेडिंग रिंग्स हैं अगर प्लेन हैं, और जो वेडिंग रिस्ट बैंड्स होते हैं, इसके अलावा जो स्लीपर्स हैं प्रॉपर एकदम प्लेन स्लीपर्स होती हैं, और कंटिन्यूअस लूप ईयरिंग जो प्रॉपर गोल से ईयरिंग टाइप के होते हैं, इनको छूट दी जा सकती है क्योंकि ये कुछ ऐसा शेप होता है इन पे कि कंटेमिनेशन के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि बहुत हैवी चीज़ होगी तो उसमें कंटेमिनेशन के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। और वो भी इनको छूट इन शर्तों पे दी जाती है कि प्रॉपर मेजर्स इनके लिए टेक किए गए हों कि इनमें कोई कंटेमिनेशन नहीं है, और इसके अलावा आगे भी कंटेमिनेशन ये क्रिएट ना करें, इसके लिए भी स्टेप्स लिए जाते हैं ताकि कोई भी कंटेमिनेशन प्रोडक्शन एरिया तक ना पहुँचे। Clothing with high collars, including those that have zips with metal folds,
ऐसे कपड़े जिनमें कि हाई कॉलर होती है और जिनमें जिप्स होती हैं बहुत ज़्यादा, which could dislodge and fall into the product, जिनमें बड़े बड़े से जिप्स में डिज़ाइन नहीं होते हैं। आप सभी ने देखे होंगे कि बहुत स्टाइलिश आजकल जिप होती हैं जो जैकेट वगैरह में लगी होती हैं, तो ये भी प्रोडक्ट में गिर सकते हैं, इसलिए इनको भी प्रोहिबिट किया जाना सही चाहिए। शुड बी अंडरनीथ द प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग एट ऑल टाइम, और प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग हर टाइम जब तक कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है वहाँ पे लेनी चाहिए। Cuts and grazes on exposed skin must be covered by a waterproof dressing. अगर कोई भी कट हो गया है, कोई भी घाव है या फिर जो एक्सपोज्ड स्किन है, इसको वाटरप्रूफ ड्रेसिंग से कवर करना चाहिए, which should be metal detectable, brightly colored and easily seen against the background of the product. और ऐसी वाटरप्रूफ ड्रेसिंग होनी चाहिए जो कि प्रोडक्ट के बैकग्राउंड से बिल्कुल अलग हो। These should be subject to an issue procedure so they are effectively monitors. मेटल फॉरेन बॉडी डिटेक्शन एंड रिमूवल। अगर कोई भी मेटल की फॉरेन बॉडी प्रेजेंट होती है, कोई फॉरेन बॉडी या मेटल प्रेजेंट है, तो कैसे उसको डिटेक्ट करते हैं और कैसे उसको रिमूव कर सकते हैं। Manufacturing process should be designed to include process or steps or procedures that will minimize the risk of foreign body contamination of the product. प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इस तरीके से डिज़ाइन करनी चाहिए ताकि वो कम से कम कंटेमिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। A formal risk assessment should be undertaken to determine whether foreign body detection equipment should be used within the manufacturing process to detect or remove foreign body contamination. रिस्क असेसमेंट प्रॉपर होना चाहिए ताकि जो भी फॉरेन बॉडी या कोई भी मेटल आ रहा है तो उसको इजीली डिटेक्ट किया जा सके और उसको रिमूव किया जा सके। इफेक्टिव मेटल डिटेक्टर शुड बी एम्प्लॉयड ऑन द प्रोडक्शन लाइन्स। जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे मेटल डिटेक्टर्स को भी लगाना चाहिए। एंड प्लांट एट सुटेबल पॉइंट्स, ऐसे नहीं कहीं पे भी लगा दिए, सुटेबल पॉइंट्स पे लगाना चाहिए ताकि प्रॉपर डिटेक्शन हो सके। मोर इलेबोरेट मेथड्स सच एज एक्सरे एग्जामिनेशन और स्कैनिंग इक्विपमेंट एग्जिस्ट एंड मे बी यूजफुल। एक्सरे एग्जामिनेशन का भी यूज़ कर सकते हैं या कुछ ऐसे तरीके जिनसे कि स्कैन किया जा सके, स्कैनिंग इक्विपमेंट, ताकि प्रोडक्ट को डायरेक्टली स्कैन करके भी फॉरेन बॉडी का पता लगाया जा सके। Methods of foreign body control should be defined in formal documented procedures. फॉर्मल डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर होना चाहिए ताकि आप किसी को भी आप दे सकें, कोई भी पढ़ के समझ के जान सके कि कैसे फॉरेन बॉडीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। अब ये जो डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर्स हैं इनमें क्या हो सकता है, दे शुड इंक्लूड इंस्ट्रक्शंस फॉर अंडरटेकिंग द फॉरेन बॉडी कंट्रोल प्रोसीजर। इनमें इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं कि किस तरीके से फॉरेन बॉडीज़ को कंट्रोल किया जाए, और हाउ टू मॉनिटर द प्रोसेस स्टेप विच इज़ डिज़ाइन टू एलिमिनेट और रिड्यूस फॉरेन बॉडीज़। और इसमें ये भी डॉक्यूमेंट्स में हो सकता है कि जो स्टेप है फॉरेन बॉडीज़ के रिमूवल के लिए उसको कैसे मॉनिटर करना है, उसको कैसे अप्लाई करना है। इसके अलावा एंड द एक्शंस टू बी टेकन इन द इवेंट दैट मॉनिटरिंग आइडेंटिफाइज प्रोडक्ट प्रोसीजर्स और इक्विपमेंट फेलियर। और कोई भी एक्शन लेना चाहिए उस कंडीशन में जबकि अगर कोई इक्विपमेंट फेल हो जाता है या कोई जो प्रोसीजर चल रहा है, प्रोसेस चल रही है, वो प्रॉपर नहीं हो पाती है। If foreign bodies are found during seal or filter inspection, then the nature and number of the foreign bodies and the corrective action that has been taken to rectify the problem should be recorded. अगर ऐसा होता है कि कोई भी सीविंग या फिल्ट्रेशन के दौरान कोई भी फॉरेन बॉडी पाई जाती है और कैसा नेचर है उनका, कैसा नंबर है, क्या क्या करेक्शन के लिए उनको एक्शन लिए गए हैं, तो उन सबको रिकॉर्ड करके रखना चाहिए ताकि जो रिकॉर्ड रहेगा आपके पास में तो एक कह सकते हैं ना कि प्रूफ रहेगा कि हाँ अगर ऐसा दोबारा होता है तो
उसको इजीली आप रिमूव कर पाएंगे, इजीली उस पर एक्शन ले पाएंगे। Consideration should be given to the type of food being analyzed, especially particle size and the packaging type. जो टाइप है जिस फूड को एनालाइज कर रहे हैं उसमें पार्टिकल साइज क्या है, पैकेजिंग कैसी है, इन सबको भी कंसिडरेशन दिया जाना चाहिए। इसके अलावा द डिज़ाइन ऑफ डिटेक्टर रिक्वायर्ड, डिटेक्टर जो डिटेक्टर है उसका डिज़ाइन क्या हो, ये भी डिज़ाइन इसको प्रॉपर मेज़र करना चाहिए। इन लाइन पाइप मेटल डिटेक्टर एंड कन्वेयर टाइप सिस्टम्स सुटेबल फॉर लार्ज आइटम्स। जो इन लाइन पाइप जो मेटल डिटेक्टर्स होते हैं जो प्रोसेसिंग चल रही है उसमें ही लगा दिए जाते हैं। इसके अलावा कन्वेयर टाइप सिस्टम होते हैं, कन्वेयर टाइप कुछ ऐसे बेल्ट जैसे सिस्टम्स होते हैं, ये सब जो लार्ज आइटम्स होते हैं उनके लिए होते हैं। विच हैव अ बेल्ट स्टॉप सिस्टम इन प्लेस इफ मेटल इज डिटेक्टेड। जैसे कि प्रोडक्ट जा रहा है, इस पे प्रोडक्ट है, जा रहा है और अगर कहीं भी मेटल डिटेक्ट हुआ वो प्रोडक्ट वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। शुड बी फिटेड विद एन ऑडिबल और विजुअल अलार्म, और इसमें कोई भी ऑडियो या फिर विजुअल अलार्म होना चाहिए ताकि पता चले जैसे ही प्रोडक्ट स्टॉप हुआ है फिर वहाँ पे प्रॉब्लम को रेक्टिफाई किया जा सके। दी अप्रोप्रिएट मेश और सीव साइज ऑफ फिल्टर्स और सीव, जो सीव्स होती हैं या जो फिल्टर्स होते हैं उनका अप्रोप्रिएट साइज होना चाहिए। The means of validation and the limit of detection of the equipment, whether this represents an acceptable food safety limit. The location, that is where the detector to be positioned on the process line, and whether this location could be bypassed by product in the event of a specific production activity. जो मेटल डिटेक्टर है उनको ऐसे पॉइंट पे पोजीशन करना चाहिए, ऐसी लोकेशन पे करना चाहिए जहाँ पे इजीली उनको डिटेक्ट किया जा सके और वहाँ पे जैसे कि कोई स्पेसिफिक प्रोडक्शन एक्टिविटी हो रही हो तो वहाँ पे प्रॉपर उसका डिटेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट आता है द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉनिटरिंग और इंस्पेक्शन ऑफ इक्विपमेंट और मेथड and the verification activities employed to ensure such measures are effective. जो फ्रीक्वेंसी है मॉनिटरिंग की, जैसे कि अगर आप ज़्यादा बार मॉनिटर करते हैं प्रोडक्ट को तो आप इजीली और इफ़ेक्टिवली उस चीज़ को मॉनिटर कर पाते हैं। The mechanism for rejection following failure, the method of detector calibration either manual or automatic as well as सर्विसिंग एंड मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स। जो डिटेक्टर का कैलिब्रेशन है वो ऑटोमेटिक भी हो सकता है या कोई दूसरा भी कर सकता है। इसके अलावा जो सर्विस है, मेंटेनेंस है, उसकी रिक्वायरमेंट को भी ध्यान में रखना चाहिए। डेवलपिंग डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर्स दैट डिफाइन इक्विपमेंट स्टार्टअप एंड ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस। डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर्स होने चाहिए, एक प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए जिनमें कि इक्विपमेंट को कैसे स्टार्ट करना है, इक्विपमेंट को कैसे ऑपरेट करना है, इन सबसे रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए। एंड द रूटीन मॉनिटरिंग, टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन ऑफ द डिटेक्टर इक्विपमेंट इंक्लूडिंग मेटल डिटेक्टर्स। और इसी डॉक्यूमेंट में जो रूटीन मॉनिटरिंग है उसका भी प्रोसीजर होना चाहिए। टेस्टिंग कैसे करनी है, कैलिब्रेशन कैसे होगा इक्विपमेंट का और मेटल डिटेक्टर्स कैसे वर्क करेंगे, इन सारी चीज़ों का डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर होना चाहिए। द रिपोर्टिंग ऑफ इंसिडेंट्स एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इफेक्टिव टाइमली करेक्टिव एक्शन। प्रॉपर टाइम पे अगर कोई भी इंसिडेंट होता है तो प्रॉपर एक्शन लेना चाहिए, इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए ताकि चीज़ों को इजीली कंट्रोल किया जाए। All materials or products that have passed through the inspection method or detection equipment since the procedure was last known to be fully operation, that is working correctly, should be re-inspected. जो भी equipments हैं, जो भी materials हैं
वहाँ पे जैसे जो वर्क चल रहा है वो ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या ना कर रहे हैं, और उनका बार बार इंस्पेक्शन करना चाहिए, एक रूटीन इंस्पेक्शन करना चाहिए ताकि उनमें कोई भी डिफेक्ट ना आए। Material detected or removed by the equipment in the case of filters or saved should be inspected। जो मेटल डिटेक्टर्स हैं उनको भी प्रॉपर डिटेक्शन उनका करना चाहिए, इंस्पेक्शन करना चाहिए सारे ही इक्विपमेंट्स का, ताकि इजीली चीज़ों को डिटेक्ट करके एक्शन लिया जा सके। A risk assessment should be undertaken of offices that open directly into production or storage area। जो ऑफिस होते हैं, ऑफिस अगर प्रोडक्शन एरिया के पास ही हैं या ऑफिस डायरेक्टली प्रोडक्शन एरिया में ही खुल रहे हैं तो उनके लिए भी रिस्क असेसमेंट प्रॉपर होना चाहिए। और वर्क स्टेशन विद इन प्रोडक्शन एरिया, अगर कोई भी ऐसा ऑफिस है, ऑफिस डायरेक्टली प्रोडक्शन एरिया में ही है तो उसके लिए रिस्क असेसमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। Office equipment, chair, table, desk should not be made of wood and should be constructed so that they are easy to clean। जो अगर ऑफिस ऐसा है कि डायरेक्टली प्रोडक्शन एरिया में ही खुल रहा है तो उसमें कोशिश करनी चाहिए जो भी इक्विपमेंट है, चेयर टेबल वगैरह, वो लकड़ी के ना हों और ऐसे हों कि उनको इजीली क्लीन किया जा सके। पेंसिल्स शुड नॉट बी यूज, पेंसिल का यूज़ नहीं होना चाहिए। Personal items should be kept to a minimum and no eating or drinking should take place unless water is consumed following an appropriate risk assessment having been made। जो पर्सनल आइटम्स होते हैं उनको प्रॉपर डिस्टेंस पे रखना चाहिए और ईटिंग ड्रिंकिंग उस एरिया में प्रोहिबिटेड होनी चाहिए जब तक कि उसके लिए प्रॉपर रिस्क असेसमेंट ना हो। Regrettably, contamination of product by foreign bodies may on occasion be caused deliberately। अब कुछ ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉपर मेजर्स के बाद भी फॉरेन बॉडीज़ का कंटेमिनेशन हो जाए। वो कैसे हो जाए? जैसे कि ड्यूरिंग प्रोडक्शन बाय एन अनस्टेबल मैलिशियस और डिसग्रंटली पर्सन, कोई ऐसा पर्सन हो जो काफ़ी अनस्टेबल हो और प्रॉपर नॉलेज नहीं है, वो अगर वर्क कर रहा है तो हो सकता है। समवेयर इन द डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेलिंग चेन, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वहाँ पे जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके द्वारा हो जाए। बाई एन इंडिविजुअल सीकिंग टू हार्म और ब्लैकमेल अ कंपनी, कोई अगर कंपनी को ब्लैकमेल करना चाहता है या ऐसा कोई शख्स है जो कि लोगों को हार्म पहुँचाना चाहता है तो वो फॉरेन बॉडीज़ के थ्रू कंटेमिनेशन करवा सकता है। इसके अलावा आफ्टर परचेज बाय एन इंडिविजुअल सीकिंग फाइनेंशियल गेन और पब्लिसिटी, खरीदने के बाद कोई ऐसा इंसान जो कि चाहता है कि फाइनेंशियल गेन चाहता है तो वो जानबूझ के फॉरेन बॉडीज़ के द्वारा कंटेमिनेशन करवा सकता है कि वो पब्लिसिटी चाहता हो कि लोग उसको जाने तो वो क्लेम कर दिया कि इस कंपनी ने ऐसा ऐसा प्रोडक्ट बनाया और फिर ऐसा ऐसा हो गया। तो जो फाइनेंशियल पर्सनल अपने खुद के लिए पब्लिसिटी के लिए कर सकते हैं लोग ऐसा। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जो कि प्रॉपर मेजर्स लेने के बावजूद बाहर से हो सकते हैं, फॉरेन बॉडीज़ को एंट्रेंस मिल सकता है। सो थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फॉलो करिए ITLS अकेडमी को ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। Thank you very much for watching. Like this video, share and subscribe to YouTube channel ITLS Academy. So thank you very much everyone.